आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात डैम रिहेबिलिटेशन की कोशिशों और उसकी उम्मीदों और इम्कानात की। जी हाँ, डैम या बांध एक तरह की रुकाव है जो पानी को बहने से रोकता है और बड़े पैमाने पर पानी के जमाव में मदद करता है। इससे बाढ़ आने से तो रुकती ही है, जमा किया गया पानी इरिगेशन और पानी से बिजली बनाने, पीने के पानी की ज़रूरतों को पूरा करने और बोटिंग के लिए भी ये मुमकिन बनाता है। हमारा ये देश बहुत बड़ा है और यहाँ डैम की तादाद भी ज़्यादा है और काफ़ी गुंजाइश भी है। लेकिन ख़ास बात यह है कि डैम हमारे मुल्क की तरक्की को रफ्तार देकर एक मॉडर्न नेशन बनाने में अहम किरदार निभाते हैं। इसी के मद्देनज़र हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 के काम को मंजूरी दे दी है। तो क्या है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट और क्या है सरकार का प्लान? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के ज्वाइंट सेक्रेटरी संजय अवस्थी, IIT रुड़की के प्रोफेसर NK गोयल और ड्रिप के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और CE गुलशन राज। आप सभी का वेलकम करते हैं हम अपने स्टूडियो में। तो सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ड्रिप का मकसद क्या है? आपको जानकारी देना चाहेंगे कि लार्ज डैम्स के नंबर में भारतवर्ष तीसरे नंबर पे है दुनिया में और लगभग 6000 लार्ज डैम्स हैं जिनमें 43% जो सरफेस वाटर है पूरे देश भर में वो स्टोर्ड होता है किसी एक गिवन टाइम पर। तो इससे जो हमारी जो वाटर सिक्योरिटी या जो हम अपने पानी की जो हम ज़रूरत को हम मानते हैं इसमें इसका एक बहुत ही अहम रोल है, जो कि चूँकि ये डैम्स इस तरीके से हैं कि शायद हम लोगों की बातचीत में ज़्यादा नहीं आते हैं, पर इनकी ज़रूरत इसी से पता चलती है कि हम कितना पानी इनसे हमें उम्मीद है कि ये पानी की हमें सिक्योरिटी दे सकें। साथ ही साथ इसमें कई डैम्स हमारे देश में 40 साल, 70, 80 साल या उससे भी ज़्यादा पुराने हैं, जिनकी वजह से इनकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उसमें कहीं कहीं दिक्कत आती है जी। और लगता ऐसा है कि शायद इनको अब रख रखाव या इनको एक रिहेबिलिटेशन, इनके हेल्थ चेक की ज़रूरत है। तो उसको ध्यान रखते हुए ये स्कीम पहले चरण में, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात कर सकते हैं, हम लोगों ने लॉन्च करी। तब हमने ये देखा कि कितना अहम हमारे लिए ये पूरा प्रोसेस है। साथ ही साथ हमें ये भी पता लगा कि चूँकि हम शायद उसको उतनी ज़रूरत उतनी ज़्यादा महसूस नहीं करते थे रख रखाव की, इसलिए वो प्रोफेशनलिज्म जो इसकी रख रखाव में होना चाहिए उसमें भी कहीं कहीं हमें कमी दिखाई देती थी। तो हम लोगों के ये विचार और जो पॉलिसी के लेवल पे जो ये डिसीजन हुआ कि हम साथ ही साथ ये रख रखाव और उनकी हेल्थ सेफ्टी और चेक तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ में जो प्रोफेशनल्स की एक तरह से हम जो एक बॉडी तैयार करेंगे इस देश के लिए, वो इस उत्कृष्ट तरीके से या बढ़िया तरीके से उनको ट्रेनिंग होगी कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में वो हम इस तरह की कंसल्टेंसी आगे दे सकते हैं, यानी हम उसमें लीड ले सकते हैं इस तरह का ये। तो इस प्रकार का जो ये एफर्ट है उससे डैम्स तो मजबूत होंगे ही होंगे और आगे भी उनकी सर्विसेज अच्छी होती रहेंगी। साथ ही साथ हम ये प्रोफेशनल्स भी तैयार करेंगे। फाइनली इसमें जो एक बहुत बड़ा इसका एक तरह से साइड इफेक्ट है, हम यही कहेंगे, वो ये है कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक उत्कृष्ट नमूना है। कैसे? ये स्कीम का पायलटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल वाटर कमीशन में एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है, गुलशन जी साथ में है, उसको प्रोजेक्ट डायरेक्टर होंगे उसके, और इसका सारा काम स्टेट गवर्नमेंट्स करते हैं या डैम ओनर्स करते हैं जी। हम उसमें उनकी गाइड करते हैं, हम उनको मदद करते हैं, उनको हम रास्ता दिखाते हैं, उनकी और जिस तरह की भी सहायता हो सकती है हम करते हैं, पर सारा एफर्ट स्टेट्स का है। और ये एक तरह से मिल करके हम
ये एक हमने इस तरह का एक सिस्टम तैयार किया जहाँ की कोई किसी तरीके का स्मूथ फ्लो है इंफॉर्मेशन का, और जो बाद में मैनुअल्स वगैरह तैयार होंगे वो सारे के सारे सबके बेनिफिट के लिए होंगे। और इसी तरह से हमने इसको डैम सेफ्टी में जो उसका डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो एस्पेक्ट है उसके लिए भी हम मैनुअल्स तैयार कर रहे हैं। उसमें तैयारी उसमें कि अगर कोई खुदा न खास्ता किसी वक्त ऐसी कोई ज़रूरत आन पड़े तो उसको भी हम उसको डील कर सकें। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें मिला जुला करके ये एक प्रोग्राम बना हुआ है। तो हम ये भी चाहते हैं कि जो 15 से 20% जो राशि हम ये खर्च करते हैं उसमें हम टूरिज़्म, फिशरीज़ और साथ साथ सोलर एनर्जी का उत्पादन के लिए भी हम इनको डैम्स को इस्तेमाल करें, जिसमें कि जो एक डैम है वो खाली एक पानी के लिए या बिजली के लिए ही न रह जाए, उसकी वैल्यू हमें वाकई में समझ में आया कि इसकी कितनी वैल्यू है। तो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है और बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। आपने बताया कि डैम कितने ज़रूरी हैं हमारे पानी की ज़रूरतों को मीट करने के लिए। गुलशन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये स्कीम लागू की गई है, सैंक्शन की गई है, इस ड्रिप में क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे आप इतने बड़े गोल को अचीव कर पाएंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करूँगा। आज़ादी के बाद जो भारत सरकार है उसका जो टोटल फोकस है वो डैम कंस्ट्रक्शन पे ही रहा, और पिछली सदी के 90 के दशक तक हमने करीब 5000 डैम भारत में निर्माण कर लिए। और अगर आज के समय में देखा जाए तो करीब हमारे 80% ऐसे डैम हैं जिनकी आयु जो है करीब 25 वर्ष से अधिक है। देश में बहुत सारे करीब 209 ऐसे डैम हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से भी ज़्यादा है। अब देखने में ये आ रहा है कि डैम कंस्ट्रक्शन के साथ साथ इन डैम्स को जो उनकी सुरक्षा है उनकी तरफ भी पूरा ध्यान दिया जाए। गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार जो है, इसको लेके काफ़ी सजग रही है, और 90 के दशक से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है चाहती रही है कि हमारे जो भारत में ये डैम्स हैं इतने, इनकी जो रख रखाव है, इनकी जो सुरक्षा है, उनके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत में जो डैम्स हैं 5745, जिसमें से कि 411 जो हैं अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं। 98% डैम्स जो हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो उनको ओन करती हैं, मतलब उनके पास उसके मालिकाना हक हैं। इसके अलावा बहुत थोड़े से डैम हैं करीब जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अधीन हैं, या बहुत ही कम डैम ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर के अधीन है। क्योंकि हमारे जो संविधान में जो वाटर है, वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है। एक्सेप्शनल केसेस में कुछ इश्यूज़ हैं वाटर से लेके जुड़े हुए जो जिन पर जो है यूनियन ऑफ इंडिया जो है तवज्जो दे सकती है। तो देखा ये गया है कि हम डैम बनाते बनाते उनकी जो सुरक्षा है उनकी तरफ जो है पहले ध्यान नहीं दे पा रहे थे जी। तो भारत सरकार ने 90 के दशक में इस पे ध्यान देना शुरू किया। सेंट्रल वाटर कमीशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है जिसने इस दिशा में काफ़ी प्रयत्न किए हैं, और डैम सेफ्टी गाइडलाइंस जो है वो समय समय पर बनाई हैं, उनको अपडेट किया है। तो ऐसा देखने में आया कि जो हमारे देश के बांध हैं उनमें जो है उनकी सुरक्षा को लेके कुछ कंसर्न्स उठाए जा रहे हैं। कुछ डैम फेलियर्स भी हुए जिसको लेके लोगों में चिंता का वातावरण पैदा हुआ। इसमें माछू डैम एक गुजरात के मोरबी शहर के नज़दीक है, इसका फेलियर हुआ 1979 में, जिसमें काफ़ी जान और माल का नुकसान हुआ। उसके बाद जो है 1990 के दशक में भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट डैम सेफ्टी एश्योरेंस एंड रिहैबिलिटेशन DSARP प्रोजेक्ट जो है बांधों की सुरक्षा को इम्प्रूव करने के लिए, उसके ठीक तरह से रख रखाव के लिए लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट, ये बहुत छोटे ही स्केल पे प्रोजेक्ट था। इसमें करीब 55 डैम्स जो हैं वो हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों के लिए, और उनमें जो उनकी जो सेफ्टी को लेके स्ट्रक्चरल इश्यूज़ थे उनको एड्रेस करने की कोशिश करी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में जो उन लोगों
की कैपेसिटी बिल्डिंग थी उसको भी हमने इम्प्रूव करने की कोशिश करी। ये प्रोजेक्ट करीब जो है 9 वर्ष चला जी। 1999 में ख़त्म हुआ। इसके परिणाम अच्छे रहे और उसके पश्चात 2010 के करीब हमने इन परिणामों से जो हमने सीखा, केंद्रीय जल आयोग ने भारत सरकार के अंतर्गत डैम रिहेबिलिटेशन इम्प्रूवमेंट फ़ेज़ 1 जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में प्रयास करने शुरू किए। यह प्रोजेक्ट 10 वर्ष का था। इसमें करीब 7 स्टेट्स के 223 डैम जो हैं हमने कवर किए। इनमें हमने जो है रिहेबिलिटेशन के वर्क्स करे, जो हमारे डैम ओनर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हमने करी। देखा ये जाता है कि ओवर द ईयर्स जो है डैम्स जो है उनकी एजिंग होने के कारण उनमें बहुत सारे जो हैं स्ट्रक्चरल इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। डैम्स से सीपेज बढ़ जाता है और डैम्स में जहाँ से हम फ्लड को पास करते हैं वहाँ पे काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। जो डैम का सेक्शन होता है उसी में खामियां पाई जाने लग जाती हैं, तो उनको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा और ये भी देखा गया है कि जो डैम्स पर हमारे बांधों पर बाढ़ आती है उसकी जो मात्रा है, जो उसकी क्वांटिटी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। तो डैम्स की जो फ्लड है उस बढ़ने से क्या है कि अगर वो हम फ्लड पास नहीं कर पाएंगे डैम से तो क्या होगा, डैम के ऊपर से पानी निकलेगा। डैम के ऊपर से पानी निकलने से उसके फेलियर के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक नया इशू था जो क्लाइमेट चेंज होने के मद्देनज़र ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है आज की डेट में। तो उस इशू को भी एड्रेस करने के लिए हमें अपने जो डैम्स हैं उनकी जो बनावट है उसमें काफ़ी चेंजेस करने पड़े। उनकी जो स्पिलवे कैपेसिटी है, फ्लड पास करने की कैपेसिटी है, उसको बढ़ाना पड़ा या कोई अन्य जो तरीके थे उनको अपनाना पड़ा है। इसके अलावा हमारे जो डैम्स हैं किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू है साइज़मिक जो इसमें जो अर्थक्वेक फोर्सेस हमने इनकॉर्पोरेट करी हैं डिज़ाइन के टाइम, ओवर द ईयर्स उनमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है कि अगर आज की डेट में हम उन डिज़ाइन जो डैम्स हैं हम उनकी जो सेफ्टी को डिज़ाइन वाइज अगर हम असेस करते हैं तो हम पाते हैं कि वो जो डैम हैं इनएडिक्वेट हैं, उनमें हमें जो है स्ट्रक्चरल मेजर्स लेने पड़ेंगे उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जी। तो इसके चलते, इन सभी फैक्टर्स के चलते हमें जो है डैम्स की जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करने के लिए जो डैम्स के जो डाउन स्ट्रीम में लोग रहते हैं उनको एश्योरेंस देने के लिए इस तरह के जो प्रोग्राम चलाने पड़े हैं। भारत सरकार ने जो ड्रिप का प्रोग्राम चलाया उसमें 223 डैम जैसे मैंने बताया हमने रिहेबिलिटेट किए हैं। ये स्कीम अभी बंद होने वाली है 2021 मार्च 2021 तक है और इसमें करीब करीब भारत सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से करीब 3,000 करोड़ से ज़्यादा खर्चा किया है और 223 डैम्स की जो डैम सेफ्टी है, स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया है। अब जैसे मैंने बताया आपको भारत में 5,745 डैम टोटल हैं और हमारे जो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके पास जो हैं फाइनेंस को लेके कुछ परेशानियां हैं या क्रंच रहता है, तो हमने जो ड्रिप फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 इसको लॉन्च किया है अभी जी। यूनियन गवर्नमेंट ने इसको अभी अप्रूवल दिया है। इसके तहत हमने 19 राज्यों में 736 डैम जो हैं, बड़े बांध जो हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने का फिर से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की। इसमें करीब हम जो है 10,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च करेंगे और ये विश्व बैंक और एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसकी मदद से जो है ऑफ कोर्स ये लोन होगा विश्व बैंक का, करीब 7,000 करोड़ का इसमें जो है इनका लोन होगा। बाकी पैसा जो हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं जिनके डैम हैं वो लोग अपने रिसोर्सेज से इसको जुटाएंगे और ये जो स्कीम है अगले 10 वर्षों में हम जो है 2 फेजेज़ में लागू करेंगे जी। तो ये पहले डैम जो ड्रिप फ़ेज़ 1 हुआ है, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 हुआ है, इसमें करीब हम देखते हैं कि 1,000 के करीब हम जो है अपने डैम्स को रिहेबिलिटेट कर देंगे ताकि हमने जिस पर्पज़ के लिए उन डैम्स को बनाया था
उनके जो एडवांटेजेस थे वो हम जो है सस्टेनेबल बेसिस पर लंबे समय तक वो हासिल कर सकें जी। और इस स्कीम का एक बहुत बड़ा जो मकसद है सिर्फ हमारे जो डैम्स हैं उनकी जो हालत है उसको बेहतर करना ही नहीं है, उनकी सुरक्षा को बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि जो लोग डैम्स को ऑपरेट कर रहे हैं, जो उनको ओन कर रहे हैं, उन लोगों की जो है कैपेसिटी बिल्डिंग भी जो है वो इम्प्रूव करना है, ताकि वो जो बाकी उनके पास 4000 से ज़्यादा डैम हैं अपने, उन डैम्स पर भी उसी तरह के जो हैं रिहैबिलिटेशन करने के बाद उनकी जो है सेफ्टी है उसको भी इम्प्रूव कर सकें। जी, तो आप डैम सिक्योरिटी कल्चर की बात कर रहे हैं, कल्चर डेवलप होगा। प्रोफेसर गोयल, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं डैम रिहैबिलिटेशन की, तो कितना अलग है ये? अगर हम बाकी बिल्डिंग्स की बात करें तो डैम किस तरह से रिहैबिलिटेशन में अलग होता है बाकी बिल्डिंग्स से? देखिए, डैम्स का मुख्य काम जो है वो पानी को स्टोर करना है जी। पानी का स्टोरेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। ठीक है। पानी हमें जो है बारिश के रूप में मिलता है। बारिश वर्ष में केवल 100 घंटे 125 घंटे होती है, जबकि हमको पानी की ज़रूरत 24 घंटे रहती है जी। और दूसरे इस पानी की उपलब्धता भी कहीं ज़्यादा है, कहीं बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए जब ये उपलब्ध होता है उसको, और जहाँ उपलब्ध होता है वहीं इसको स्टोर किया जाता है और जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ इसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये समझ लें कि स्टोरेज और ट्रांसफ़र्स जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं, बिना उसके काम नहीं चल सकता। अब जहाँ तक सवाल आया कि डैम का किस तरीके से हम उसे रिहेबिलिटेट करते हैं, तो उसे ये समझिए कि जैसे कोई पर्टिकुलर डैम है और उसे हमें लगा कि इसे रिहेबिलिटेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहला जो काम होता है उसका एक डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल का गठन किया जाता है। हर स्टेट ने वो डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल्स के गठन किए हुए हैं। तो पहले स्टेट डिसाइड करती है कि हमारे ये डैम जो हैं पुराने हैं और हम इनको रिहेबिलिटेट करना चाहेंगे, तो उसमें सबसे पहले जो डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल है उसके मेंबर्स उस डैम की विजिट करते हैं। और उस विजिट से पहले ही एक और बहुत ज़रूरी काम होता है कि जो ये डैम्स बने हैं ये एक पर्टिकुलर कैपेसिटी को हैंडल करने के लिए बने हैं और एक पर्टिकुलर डिजाइन फ्लड को ये सेफली पास कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो इनके रिहेबिलिटेशन के दिशा में होता है वो होता है इसकी चेकिंग फॉर दी एडिक्वेसी ऑफ दी स्पिलवे, कि जो इसका स्पिलवे वो जितने फ्लड के लिए डिज़ाइन हुआ है वो उसके लिए वो डिज़ाइन फ्लड सफिशिएंट है या नहीं है। कहीं आज की डेट में चूंकि एडिशनल डेटा आता जा रहा है और बाढ़ का जो है, बाढ़ की जो मात्रा है वो ही बढ़ती जा रही है, वो इस बढ़ी हुई मात्रा को ये इसे सही से हैंडल कर लेंगे या नहीं। तो दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल इवेल्युएशन ऑफ द डैम। तो सबसे पहले वही काम होता है जी। और जब ये काम हो जाता है उसके बाद ये डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल जो है उसे विजिट करता है और ये देखता है कि ये बढ़ी हुई जो बाढ़ है उसमें ये डैम उसे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि यदि वो डैम उस दिशा में हाइड्रोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सुरक्षित नहीं है तो डैम फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल्स जो होते हैं वो उसमें कई तरह के जो है एक्सपर्ट्स रहते हैं, जैसे हाइड्रोलॉजी के एक्सपर्ट रहेंगे, जियोलॉजी के एक्सपर्ट्स रहते हैं, डिज़ाइन के एक्सपर्ट्स रहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है हाइड्रोमैकेनिकल एक्सपर्ट्स भी उसमें रहते हैं। तो वो उसकी एग्जिस्टिंग हालत का अंदाज़ा वो लगाते हैं कि ये सुरक्षित है या नहीं है, या इसमें किस तरह की डिफॉर्मेशंस आई हैं और उसके बेसिस पे वो रिकमेंड करते हैं कि इसमें जैसे कुछ डैम्स में पाया गया कि उसकी स्पिलवे कैपेसिटी इनएडिक्वेट थी, स्पिलवे कैपेसिटी नहीं थी, तो उसमें प्रोविज़न करना है कि या तो उसमें हम एक एडिशनल स्पिलवे बनाएं या फिर उसके लिए या सूचना तंत्र तैयार करें, एडवांस्ड हाइड्रोलॉजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनफ्लो फोरकास्टिंग सिस्टम, उस तरह को डेवलप करें। एक दूसरी समस्या और पाई गई है कि जब ये डैम्स बनते हैं तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं जो कि डैम्स के डिफॉर्मेशंस को जो है मेजर करते हैं। तो कई जगह पाया गया कि वो इंस्ट्रूमेंट्स जो है ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। डैम्स में कुछ और चीज़ें होती हैं, इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज हैं, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी बनती हैं। कई जगह पाया गया कि वो इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज जो है वो चोक हो गई है। तो सबसे पहले जो 5-6 लोग ये विजिट करते हैं डैम्स को, जिसमें डैम के इंजीनियर्स भी रहते हैं,
वो एक असेसमेंट रिपोर्ट अपनी देते हैं कि इस डैम की क्या हालत है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो कि रिहेबिलिटेशन मांग रहे हैं। उसके बेसिस पे जो है फिर ये कॉस्ट एस्टीमेट तैयार होते हैं और तब वो काम जो है टेकअप होते हैं। जी, तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, पहले एसेस किया जाता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और उसके अकॉर्डिंगली स्टेप लिया जाता है। जी जी संजय जी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कई सारे स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, 19 स्टेट्स इन्वॉल्व है, काफ़ी बड़ा डेटा होगा हेल्थ सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर डैम्स के। कोई सॉफ्टवेयर वगैरह जिससे कि आप मॉनिटर कर सकें, एक नज़र रख सकें सारे स्टेट्स पर, किस तरह से हैंडल करते हैं? देखिए, इसका एक मकसद ये भी है कि जैसे हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज ने जो आपके जो सेट पैटर्न्स थे उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। हम कहते हैं कि हमें करीब करीब 4 महीने बरसात हमारे यहाँ होती है, जो मानसून सीज़न होता है। कई जगह और कई सालों में ये देखा गया है कि वो 4 जो पहले वेल स्प्रेड आउट होता था, जिसमें कि सबको मौका मिल जाता था, ज़मीन में भी वो पानी अच्छे से सीप इन कर जाता था, जब धीरे और एक स्प्रेड आउट होता है। अभी क्या है कि हो सकता है कि 10 या 15 दिन के अंदर ही उस तरह की बरसात हो जाए जो कि आप 4 महीने में एक्सपेक्ट करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ कि हमारे सारे के सारे कैलकुलेशंस जो हैं हमको रिकैलिब्रेट करने पड़ रहे हैं हर तरह से। तो वही डैम जो हम समझते थे कि 40 साल से ये बिल्कुल बढ़िया या 25 साल से एकदम अच्छा चल रहा है, पर आज हो सकता है कि इस कदर फ्लडिंग हो या इस कदर बरसात हो कि ये उसके लिए सही नहीं है। तो ये सारे के सारे ये कैलिब्रेशंस जो हैं ये अब नए सिरे से हमें समझने पड़ रहे हैं जी। अब इसमें क्या है कि एक बार आपने ये प्रोजेक्ट किया रिहैबिलिटेट, हम लोग हार्डली कुछ ही डैम्स कर पाएंगे। जितना हमारी जो 6000 के लगभग जो संख्या है उसमें हम कुछ ही परसेंटेज हम कर पाएंगे जी। पर ये एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भी इसका हिस्सा है जी। जो बन चुका है ऑलरेडी और उसमें एक्टिवली डेटा भी फीड हो रहा है। उसका एक्रोनिम धर्मा है। अच्छा। धर्मा है, उसका एक एक्सपेंशन है, गुलशन जी बता देंगे। डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन। तो उसमें क्या है कि उसमें सारा डेटा जिसमें कि रियल टाइम बेसिस पे आप डैम हेल्थ और डैम सिक्योरिटी आप मॉनिटर कर सकें, तो वो भी उस तरह से हम लोगों ने इसका एक इंटीग्रेटेड वे में इसको हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है कि ये खाली एक दफ़े करके हम उसको छोड़ करके हम चले ना जाएं। हम उसको लगातार उस पर हम अपनी नज़र बनाए रखें और इन्हीं डैम्स में नहीं जो हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, बाकी सारे के सारे डैम्स जितने भी हैं उनमें वो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या जो डैम ओनर्स हैं, 98% डैम्स स्टेट्स के पास है, तो वो उसको वॉच कर सकें। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जो है ये हम लोगों के पास है और हम ही लोग उसको मैनेज कर रहे हैं यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे। जो प्रोजेक्ट हमने इसके लिए खड़ा किया है। जी, आपसे जानना चाहेंगे गुलशन जी, बात कर रहे हैं संजय जी डैम हेल्थ की, डैम सिक्योरिटी की, ये है क्या? डैम हेल्थ की बात करें तो कैसे पता चलेगा कि दिस डैम इज़ हेल्दी? क्या उसके पैमाने हैं? जैसा गोयल साहब ने बताया, ड्रिप में जिन डैम्स को हमने रिहेबिलिटेट करना है उन डैम्स को चूज़ करने के लिए एक हमारा बहुत ही मजबूत किस्म का अरेंजमेंट है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे ये जो डैम्स हैं वो उस फ्लड को कैटर कर पाएंगे जो आज की डेट में हम इनकाउंटर कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अगर वो फ्लड जो है हमारा बढ़ गया है और हम देख रहे हैं कि वो फ्लड जो है हम डैम से पास नहीं कर पा रहे, तो हमारे डैम्स के लिए ख़तरा है। तो उसको एड्रेस करने के लिए या तो हमें एक एडिशनल स्पिलवे बनाना पड़ेगा कि हम उस फ्लड को वहाँ से पास कर सकें, या हमें नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स होते हैं, डैम का वाटर लेवल हमें थोड़ा सा लोअर रखना पड़ेगा ताकि अगर एक्स्ट्रा फ्लड आता है तो उसमें हम जो है एब्जॉर्ब कर सकें। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इनकी जो है एक बार फिज़िकल इंस्पेक्शन जो है इन सीटू हो जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एक पैनल है, एक्सपर्ट पैनल होता है, उसमें अलग अलग जो डैम इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक्सपर्ट्स होते हैं वो सब उसके मेंबर होते हैं। वो ये देखते हैं कि इस डैम्स में किस तरह की जो है खामियां हैं,
एजिंग की वजह से या उसका ठीक तरह से हमने जो है ऑपरेशन नहीं किया है या बीच में कुछ मेंटेनेंस की कमी रह गई है, तो वो ये सब चीज़ें जो है चॉक आउट करता है कि इसमें किस तरह के जो हैं काम होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो है इसमें ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो जो हैं इसको डिसाइड करती हैं, प्रायोरिटाइज़ करती हैं कि हमारे जो डैम्स हैं इसमें से हमें कौन कौन से जो डैम्स हैं रिहैबिलिटेशन के लिए लेने हैं जी। क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड हैं। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने की वजह से हम उनको वहीं पर यूटिलाइज़ करेंगे जहाँ पर हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। तो उसके बाद जो है उनकी जो एवेल्युएशन होती है उसके बेसिस पे जो है ये पूरा जो है प्रोजेक्ट बनता है और ये जो इम्प्लीमेंट किया जाता है। जी, आप लोगों ने समय निकाला। संजय जी, गुलशन जी, प्रोफेसर साहब स्टूडियो में आने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। 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 उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप अपने सजेशंस और राय हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।